आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री अब क्या है ट्रिगोनोमेट्री, क्या है इसके अंतर्गत, किस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ट्राइंगल प्लस ज्योमेट्री की बात करेंगे, यानी कि किस तरह से हमें उसे मेजर करना है। तो ट्रायंगल में आपके क्या क्या चीज़ें आ जाती है बेटा, तीन साइड्स आ जाती हैं, साथ में तीन आपके एंगल आ जाते हैं बेटा जी। ज्योमेट्री का मतलब क्या है बेटा कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे और धीरे धीरे इस टॉपिक पर भी कमांड कैरी करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें मेन है। तो इसमें बेटा सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है मेजर ऑफ एन एंगल। करूं तो क्या मतलब होगा, तो इसके लिए एक आपके पास में लाइन है, ठीक है, और एक आपके पास में दूसरी लाइन है। ये इनिशियल लाइन और ये आपकी फाइनल लाइन है। इनिशियल लाइन फाइनल लाइन दोनों जब बनती हैं तो जितने एंगल पर बनती हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, एंगल। अब बात आती है मेजर ऑफ एंगल की एक्चुअल में। तो द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। यानी कि एंगल कब बनता है, जब इनिशियल साइड से आप फाइनल साइड तक पहुंचते हैं। तो उस केस में आपने जितना एंगल लिया, जितना एंगल बना है, मेजर करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है बेटा आपका एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा तरीका है बेटा आपका क्लॉकवाइज। अब आप लोग ये सब बात जानते होंगे कि क्या तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्या तो मतलब क्लॉकवाइज है। अगर मैं घड़ी की बात करूं तो मुझे एक बात बताइए कि हमारी जो घड़ी है उसकी सुइयां, जो उनकी हैंड्स हैं, वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो हमेशा इस तरह से चलते हैं। तो क्लॉकवाइज का मतलब वही है कि जिस डायरेक्शन में आपकी घड़ी चलती है उसी डायरेक्शन में आपको काम करना है। क्या करना है आपको, काम। जैसे अब ये घड़ी इस तरह से ही तो चलेगी, आप अगर कहीं पे भी देखेंगे तो घड़ी इस तरह से ही चलती है। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मूव करेंगे तो जो भी एंगल बनेगा वो आपका कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा, यानी नेगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा बेटा एंगल, नेगेटिव। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आपका जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। वहीं अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, यानी जिस तरह से आपकी क्लॉक चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप चलते हैं तो बेटा जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव होगा। कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है। अब हम इसे थोड़ा सा और अच्छे से इलैबोरेट कर लेते हैं कि क्या मतलब है इस चीज का। तो जरा देखना आप कि मैं क्या कहना चाहता हूं, जरा यहाँ समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि बेटा जी आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये देखना है कि मैं किस तरह से एंगल डिजाइन कर रहा हूं। पहला एक डायग्राम ये है, दूसरा डायग्राम ये है, तीसरा डायग्राम ये है, एंड फोर्थ वन इज दैट, सेकंड ये है। अब जरा देखिएगा, मैंने कहा ये अब आप मुझे ये बताइए कि इन चारों में क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं, आप इसमें डिफरेंस बता सकते हैं। क्या कि अगर आप इस वाले को देखें तो ये कौन सा डायरेक्शन है बेटा, ये किस प्रकार का डायरेक्शन है आपका, एंटी क्लॉकवाइज है। किस प्रकार का डायरेक्शन है बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं अगर इसे कहूंगा तो मैं इसे बोलूंगा थीटा। चाहे वो 30 डिग्री का हो, चाहे 45 डिग्री का हो, चाहे 60 डिग्री का हो, 75 डिग्री का हो, 90 डिग्री का, Whatever that was, कैसा भी था आपके लिए ये कैसा बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव थीटा रहेगा। ये सेम आपका किस तरह से बना हुआ दिख रहा है बेटा, अगेन ये कैसा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज में से अगेन ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किस प्रकार की डायरेक्शन चल रहा है बेटा, ये किस प्रकार की डायरेक्शन चल रहा है, ये चल रहा है बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज में ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस थीटा हो जाएगा। ये भी कौन सी डायरेक्शन चल रहा है बेटा, क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा,
माइनस थीटा। तो आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर मैं क्लॉकवाइज की बात करूंगा तो नेगेटिव एंगल बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज की बात करूंगा तो आपका क्या बनेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव बनेगा। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जरा यहाँ देखो कि हम बात ट्रिग्नोमेट्री की कर रहे हैं, तो हम उसकी कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं कि उसमें क्या क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री को मैं एक तरह से फैमिली बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री को बेटा? फैमिली। ये मेरा एक प्रोसेस है, एक तरीका है कि आप समझाने के लिए कि मैं ट्रिग्नोमेट्री को क्या मान के चलता हूँ? फैमिली। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री एक फैमिली है तो फैमिली में बेटा आपके क्या रहते हैं बेटा? मेंबर रहते हैं। क्या रहते हैं? मेंबर। तो तो ये अगर फैमिली है तो इसमें भी क्या रहेंगे बेटा? मेंबर रहेंगे। अब मेंबर अगर रहेंगे तो उन सभी मेंबर्स के अपने अपने नाम होंगे। उन सभी मेंबर्स के क्या होंगे बेटा? अपने अपने नाम। तो वो नाम क्या है? तो भैया जैसे हमारे घरों में बच्चे होंगे तो हम क्या करते हैं, उनके बच्चों के नाम होते हैं रिंकू मिंकू पिंकू टिंकू सुंकू पुंकू मुंकू, जो भी एक्स वाई जेड। ठीक वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री फैमिली है। फैमिली में मेंबर रहते हैं, मेंबर में उनके नाम होंगे। तो यहाँ पर फैमिली के मेंबर्स के नेम है बेटा। अब जिस तरह से मैं लिख रहा हूं आपको उसी तरह से याद होना चाहिए। पहले आएगा आपका साइन, सेकंड आएगा आपका कॉस, देन टेन। आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हुए चलना है। ये चल रहा है साइन कॉस टेन। अब अगला क्या आ जाएगा? कॉट। अगला क्या आ जाएगा? सेक। और अगला क्या आ जाएगा बेटा? कोसेक। लिखने का तरीका ध्यान रखना, अगर आपने ये लिखने का तरीका भूल गए तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं एक बार रिपीट मार देता हूँ। पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन, चौथा है कॉट, फिफ्थ सेक एंड सिक्स्थ कोसेक। इस तरह से हमारे पास में 6 मेंबर्स हमारे फैमिली ट्रिग्नोमेट्री के हो जाते हैं। अब इनके साथ जो लगेगा बेटा वो एंगल होता है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। आप थीटा नहीं लगाना चाहते हैं तो मत लगाइए, तो मैं आपको कुछ और सिंबल भी बता दे रहा हूं, आप उन सिंबल्स को भी याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये क्या है। आप सभी इस चीज से वाकिफ होंगे। इसे बोला जाता है थीटा। गोला बना के उसका पेट चीर दो तो वो कहलाता है बेटा फाई। फाई क्या कहलाएगा बेटा? फाई। थीटा, फाई। ठीक है, और भी है, साइन है, एप्सिलॉन नॉट है। तो इन चीजों की बात नहीं करते फिलहाल, ये थीटा और फाई। ठीक है, तो आप साइन फाई कॉस फाई इस तरह से भी बोल सकते हैं। फिलहाल के लिए ये थीटा है और ये आपका फाई है। आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी और मेंबर्स के नेम भी आपको याद हो गए होंगे। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। क्लियर? अब जब हमने ये चीज लिख लिया तो आप एक चीज देख रहे हैं कि साइन के अपोजिट कौन दिख रहा है? कोसेक। साइन का अपोजिट कौन दिख रहा है? कोसेक। ठीक है, वैसे ही कोसेक का अपोजिट कौन दिख रहा है? साइन। समझ में आ गया होगा। साइन का अपोजिट कोसेक और कोसेक का अपोजिट साइन। कॉस का अपोजिट सेक और सेक का अपोजिट कॉस। टेन का अपोजिट कॉट और कॉट का अपोजिट टेन। हाँ या ना? अगर ऐसा है तो मैं एक चीज कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ बेटा? जरा देखिएगा, साइन थीटा। साइन थीटा किसका उल्टा था? कोसेक का। तो मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब अगर मैं आपसे कहूं कोसेक थीटा तो आप क्या बोलेंगे बेटा? कोसेक थीटा अगर मैं कहूं तो आप क्या बोलेंगे? 1 अपॉन साइन थीटा। भाई साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो साइन थीटा उल्टा हो गया तो उसका उल्टा क्या हो गया? कोसेक थीटा। अगर ये पैटर्न याद करने का रहे तो आपको ये फॉर्मूले है बेटा, वैसे आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बस मेरे पैटर्न को आप याद करके रखें कि लिखने का तरीका सबने बताया था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक क्लॉकवाइज चलना है। अब यहाँ पे साइन किसका उल्टा? कोसेक का। और कोसेक किसका उल्टा? साइन का। कॉस किसका उल्टा? सेक का। और सेक किसका उल्टा? कॉस का। टेन किसका उल्टा? कॉट का। और कॉट किसका उल्टा? टेन का। यानी कि अगर मैं आपसे कॉस थीटा पूछूं तो अब आप आराम से बता देंगे क्या? 1 अपॉन सेक थीटा। साइन थीटा पूछूंगा तो 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा पूछूंगा तो 1 अपॉन सेक थीटा। हो गया? तो यहां से भाई सेक थीटा की वैल्यू निकल कर आ जाती है क्या? 1 अपॉन कॉस थीटा। नहीं बात समझ में? अब यहां से अगर मैं कहूं टेन थीटा तो टेन थीटा आप क्या बोलेंगे बेटा? टेन थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक, अगर मैं कॉट के बारे में अगर कहूं आपसे तो आप क्या बोलेंगे? 1 अपॉन टेन थीटा। यानी कि केवल हमने इस पैटर्न को समझा और इस पैटर्न से हमने कुछ फॉर्मूले समझ में आ गए। बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। लिखने का तरीका साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। हो गया। अब साइन किसका उल्टा? कोसेक का। कोसेक किसका उल्टा? साइन का। कॉस किसका उल्टा? सेक का। सेक टेन किसका उल्टा? कॉट का।
सेक किसका उल्टा कॉस का, कॉट किसका उल्टा टेन का। तो समझ में आप लोगों को ये बातें आ गई होंगी कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। वही अब हम इन्हें याद करने का तरीका और देख लेते हैं। ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो जरा देखिए क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, जरा देखिएगा। पैटर्न और को फॉलो करिए, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री है। बहुत लोगों ने हुआ बना दिया ट्रिग्नोमेट्री का कि हाय राम ट्रिग्नोमेट्री इज सो डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट बेटा। बस थोड़ा सा ट्रिक के साथ चल लीजिए, थोड़ा सा अपनी समझ से चल लीजिए, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री में। और बहुत ज्यादा इजी पोर्शन है ये, बस आपको समझते हुए चलना। और इस तरह से मैंने पूरा चैप्टर बना के रखा हुआ है कि आपको पहली बार में क्लिक हो जाएगा। अब देखिए जरा, साइन कोसेक का उल्टा, कोसेक साइन का उल्टा, कॉस किसका उल्टा सेक का, सेक किसका उल्टा कॉस का, टेन किसका उल्टा कॉट का और कॉट किसका उल्टा टेन का। अब मैं यहाँ पर अगर कहूँ तो याद आप कैसे कर सकते हैं, एक ट्रिक और है। आप पंडित जी को याद रखो, किसको याद रखेंगे, पंडित जी को। अब पंडित जी को याद कैसे रख सकते हो आप, जरा देखिए। पंडित जी को याद रखने का तरीका है, पंडित का नाम क्या है, बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद। भाई पंडित का नाम क्या है बेटा, बद्री प्रसाद, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद। खुश होने के बाद में वो हर हर बोले बोलते हैं, तो हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इनका यूज भी बताऊंगा मैं कैसे यूज करना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहाँ पर टी का तो अब जैसे हैं वैसे ही आपको इसमें अरेंज कर देना। कैसे करेंगे आप देखिए जरा, ये पंडित जी हो गए, ये बद्री हो गया, ये प्रसाद जी हो गए। तो पंडित बद्री प्रसाद, अब क्या करते हैं पंडित जी, हर हर बोलते हैं, तो हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कर दिया। जब हमने ये काम कर लिया तो देखिए अब टी फॉर क्या चीज है वो समझ लेते हैं जरा। ये चीज समझ में आ गई होगी तो मैं इसे रब भी कर देता हूं। हमेशा याद रखना कि ये जो फॉर्मेट है आपकी, ये वाली फॉर्मेट, ये हमेशा परपेंडिकुलर ट्रायंगल में ही लगेगा। परपेंडिकुलर ट्रायंगल, हमेशा ये चीजें परपेंडिकुलर ट्रायंगल में ही लगी। तो ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल है। अब परपेंडिकुलर ट्रायंगल का मतलब एक एंगल इसमें कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब इसके 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड जो कहलाती है, साइड जो होगी वो क्या कहलाएगी बेटा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, हाइपोटेन्यूज। ठीक। अगर मैं जो 90 डिग्री जो सीधी खड़ी हुई लाइन है इसे बोला जाता है बेटा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और ये जो लेटा हुआ है इसे बोला जाता है बेस। क्लियर। ये क्या है बेटा, बेस। जो लेटा हुआ है, जो खड़ा है परपेंडिकुलर, और जो तिरछा है वो हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज हमेशा वो साइड होती है जो 90 डिग्री के सामने होती है। और इस हाइपोटेन्यूज को एक नाम से और जाना जाता है, दैट इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है। अगर ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो आप लोगों को एक बात याद आ गई होगी, क्या सर, पाइथागोरस। जी हाँ, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर को बेस के स्क्वायर के साथ जब ऐड किया जाता है यानी प्लस किया जाता है तो किसके इक्वल हो जाता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, जैसे मैंने एक यहाँ पर लिया, यहाँ लिया। जैसे मैंने कहा ये 3 है, ये 5 है, तो ये बेस कितना होगा। मैंने एग्जांपल के तौर पे समझ रहा हूँ बेटा कि अगर ये 3 है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज 5 हो गई, तो ये बेस कितना होगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज यानी हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मुझे पता नहीं तो मुझे फाइंड करना है। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर। अब b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 16। अब b इज इक्वल टू निकालेंगे तो रूट में 16, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 4। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये तो बात थी किसकी, बेस निकालने की। ठीक वैसे अगर मान लो परपेंडिकुलर नहीं देता
वो केवल आपको बेस देता, वो आपको केवल बेस देता, परपेंडिकुलर निकालता। तो सेम यहाँ पर क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाता है, यानी बेस स्क्वायर की वैल्यू तो उसने कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है मुझे। ठीक, निकल कर आ गया मेरा। तो हम इसका यूज कब करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा देखिए कि जब मैंने ये बातें समझ ली, मुझे पता चल गया कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये इस तरह से है पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको समझ में आ गया होगा कि परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करता है पी को, बेस किसको रिप्रेजेंट करता है बी को, और हाइपोटेन्यूज किसको रिप्रेजेंट करता है एच को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पी फॉर परपेंडिकुलर। तो पंडित जी बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, पाकिस्तान, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की मुठभेड़ रहती है तो भाई हमारा हिंदुस्तान हरा भरा है। तो पाकिस्तान कैसा है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा है और हिंदुस्तान हरा भरा है। याद करने का ट्रिक याद हो गया, कैसे याद करना है समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा है और हिंदुस्तान हरा भरा है। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। आपको जिस तरह से लर्न करना हो आप वैसे कर सकते हैं। तो अब आपको एक चीज याद हो गई होगी क्या, कि अगर साइन थीटा कोई पूछेगा तो P अपॉन H करना है, क्योंकि ये सारे अपॉन में चलते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मैं ये रफ कर देता हूँ। अब मैंने आपसे कहा कि भैया साइन थीटा बताओ, तो आपको तो याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और लिखने का तरीका साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो साइन थीटा क्या हो गया बेटा, आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, P अपॉन H। साइन थीटा क्या हो गया, P अपॉन H। अगर मैं वही कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा क्या हो गया बेटा, कॉस थीटा B अपॉन H, B अपॉन H। ऊपर से ले रहे तो ऊपर अपॉन नीचे वाला, ठीक है। टेन थीटा, अब आप लोग मुझे बताइए टेन थीटा क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा क्या, P अपॉन B। लेकिन अगर मैं वही कॉट थीटा की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, कॉट थीटा की। अब नीचे से नीचे वाला लिया हुआ है तो नीचे अपॉन ऊपर वाला, तो नीचे अपॉन ऊपर वाला। तो वैसे भी टेन कॉट का उल्टा होता है, देखो टेन P अपॉन B है, कॉट उसका उल्टा B अपॉन P। समझ में आ गई होगी चीजें। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा H अपॉन B, H अपॉन B। और वहीं अगर मैं कोसेक थीटा की बात करूं तो कोसेक थीटा होता है बेटा H अपॉन B। तो ये बात आप लोगों को पल्ले पड़ गई होगी कि किस तरह से हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना और किस तरह से पैटर्न फॉर्मेट समझ गए होंगे कि अब इनका यूज भी करेंगे अपन। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए एक ही तरीके से हमने कितनी सारी चीजें सीख ली। हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि लिखने का तरीका साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक एक तरीका, दूसरा साइन किसका उल्टा कोसेक का, कोसेक किसका उल्टा साइन का, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा की बात करूंगा तो 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा की बात करूंगा तो 1 अपॉन कॉस थीटा। वही अगर टेन थीटा की बात करूंगा तो 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा की बात करूंगा तो 1 अपॉन टेन थीटा। ये तो नहीं कह रहे कि सर थीटा थीटा कहाँ है सर, आपने तो गायब कर दिया, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। चलिए अब देखिए जरा आगे बेटा हम क्या कैसे कर सकते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इन क्वेश्चन का यूज करके भी देख लेते हैं, मतलब इन फॉर्मेट को, इन फॉर्मूले को हम पुट करके देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन। फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो when cos थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। मैंने क्या दिया बेटा कि अगर cos थीटा 3 अपॉन 5 है, cos थीटा अगर क्या है बेटा 3 अपॉन 5 है, तो बताइए कि आपका ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू क्या होगी। पहली बात तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का मतलब क्या है बेटा, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का मतलब है अगर cos दिया है तो sin कोसेक सेक कॉट और tan की बात कर रहा है, वो इन सबको निकाल के बताओ। cos थीटा तो वही है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना भाई, हमें cos थीटा पता है। cos थीटा क्या होता है मेरे पास में, b अपॉन h होता है, यानी कि ये b की वैल्यू है और ये h की वैल्यू है, हाँ है ना। अगर ये b की वैल्यू है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये b कितना हो गया 3 और h कितना हो गया बेटा 5। h कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5 हो गया। तो इसका मतलब मुझे परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25,
3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 25 माइनस 9 कितना हुआ 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो p की वैल्यू कितनी आई बेटा रूट में 16 यानी कि p की वैल्यू आपकी 4 आ गई। परपेंडिकुलर कितना निकल कर आ गया 4। अब हमें सारी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे मैं पहला निकालू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है p अपॉन h। p की वैल्यू कितनी है मेरे पास में बेटा 4 और h की वैल्यू कितनी है 5। cos थीटा निकालूंगा तो cos थीटा क्या होता है b अपॉन h। b की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास 3 और h की वैल्यू कितनी है 5। देखिए यही थी, क्लियर भी हो गया। अब tan थीटा अगर मैं कहूँ तो tan थीटा क्या होता है बेटा p अपॉन b। तो p कितना मेरे पास में 4 और b कितना बेटा मेरे पास में 3। अगर मैं आपसे कहूंगा cot थीटा तो cot थीटा tan का उल्टा होता है तो 3/4 आंसर होना चाहिए। अब चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। b अपॉन p होता है b कितना मेरे पास 3 और p कितना मेरे पास 4। sec थीटा की अगर मैं बात करूं तो sec थीटा क्या होता है बेटा h अपॉन b। h कितना है 5 और b कितना है मेरे पास में 3। कोसेक थीटा की मैं बात करता हूं तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों का कि कोसेक थीटा हो जाएगा आप लोगों का कोसेक थीटा कितना हो जाएगा कोसेक थीटा h अपॉन p होता है ना। तो h कितना है बेटा मेरे पास में 5 है और p मेरे पास में 4 है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मान लीजिए मैं अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं ले रहा हूं, मैं फिलहाल क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट समझते हैं कि देखिए मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल लिया। अब अगर मैं इस ट्राइंगल को लेता हूं तो मैं इसमें नामकरण कर लेता हूं कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। तो पहली बात कि ये जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा है राइट एंगल ट्राइंगल। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें राइट एंगल किस पर बना हुआ है बी पर। तो मैं बोलूंगा इसे राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल्ड एट बी। बी पर 90 डिग्री है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो बी पर 90 डिग्री है बना लिया। अब जब मैंने ये लिख लिया मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो मुझे एक बात समझ में आ जाती है कि 90 के जस्ट सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज होगी। अब समझने वाली बात ये है कि परपेंडिकुलर किसको मानेंगे और बेस किसको मानेंगे। मेन चीज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कि हम परपेंडिकुलर किसको मानेंगे। सपोज करो अगर मैंने आपसे कहा साइन सी तो मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं बेटा मैं किस एंगल के लिए बात कर रहा हूं सी के लिए। मैं किस एंगल के लिए बात कर रहा हूं सी के लिए मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं एंगल सी के लिए बात कर रहा हूं इट मींस क्या हुआ कि जिस भी एंगल के लिए मैं बात कर रहा हूं जिस भी एंगल के लिए मैं पूछ रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जिस भी एंगल को मैं जिस भी ट्रिग्नोमेट्री के साथ ले रहा हूँ तो उस एंगल के सामने वाला बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर और लेटा हुआ बन जाएगा बेस। ठीक मान लीजिए तो साइन सी क्या हो गया मेरे पास बेटा यहाँ पर p अपॉन एच हो गया। ये चीजें फिक्स रहेंगी। मान लीजिए मैंने आपसे कहा साइन ए की वैल्यू बताइए। मैंने क्या कहा बेटा साइन ए की वैल्यू। अब किस चीज के लिए मैं पूछ रहा हूँ ए एंगल के लिए पूछ रहा हूँ। तो अगर मैं ए एंगल के लिए पूछूंगा बेटा एंगल ए के लिए मैं अगर पूछूंगा मैं इस वाले के लिए यहाँ डायग्राम बना ए के लिए अगर मैं पूछूंगा ए वाले एंगल के लिए तो अगर ए एंगल के लिए मैं पूछूंगा तो बेटा इस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या बन जाएगी बेटा परपेंडिकुलर बन जाएगी। ठीक ठीक और लेटा हुआ ये क्या बन जाएगा बेटा बेस बन जाएगा। समझ में आ गया होगा मैंने एक ही डायग्राम में दोनों बातें समझा दी हैं। अगर मैं साइन ए कह रहा हूं तो आप साइन ए देखेंगे कि ए ये है इसके सामने वाला फिर परपेंडिकुलर होगा और जो फिर दूसरा हो गया वो बेस बन जाएगा। मैं साइन सी कहता तो साइन सी यानी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता और लेटा हुआ बेस बन जाता। आई होप ये सब बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इन अ ट्राइंगल एबीसी तो पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई कि ट्राइंगल हमारा कौन सा है एबीसी है। दूसरी बात क्या बोल रहा है राइट एंगल्ड एट ए यानी जो भी ट्राइंगल बनेगा उस जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाया जैसे मैंने कोई भी ट्राइंगल बनाया ये। अब इस ट्राइंगल को बनाने के केस में जरा देखिए कि वो बोल क्या रहा है राइट एंगल्ड एट ए यानी कि इस वाले एंगल पर आपका राइट एंगल बनेगा यानी ये एंगल ए होगा या नहीं होगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहे इसको बी ले लो चाहे इसको बी ले लो चाहे इसको सी ले लो चाहे इसको सी ले लो। तो मैंने ए बी सी ले लिया क्लियर हो गई यहां तक की बात। अब बात करते हैं इफ ए बी इज इक्वल टू 12 ए बी इज इक्वल टू 12 AC is equal to 5, AC is equal to 5, BC is equal to 13.
मैंने आपको यही बताया था कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो देख लो इन सब में लॉन्गेस्ट है नहीं, 13 बड़ा है, हाँ है भैया। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है नहीं क्लियर बेटा? यहाँ पे बात समझ में आती है या नहीं आती है बेटा? पहले तो ये बताओ, क्लियर है? अब आपको ये बात जब समझ में आ गई, अब यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब इसने ये नहीं बोला किसके लिए है, तो हम पहले ले लेते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर बी ऑफ ई, यानी जितने भी आपको निकालने हैं किसके लिए निकालने हैं, बी के लिए। और मैं ये भी ले लेता हूँ ऑफ सी के लिए, तो सी के लिए भी, दोनों अलग अलग है। तो 12 आंसर आने चाहिए। कैसे? देखिए 6 से 12 हो गए। तो पहले मैं बात करूंगा बी के लिए, तो देखिए साइन बी की मैं बात करता हूँ। साइन बी तो बी है, तो भाई साइन के लिए तो बात सेम ही रहती है, पी अपॉन एच। भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। लिखने का तरीका साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ऐसे ही तो है। तो आपको समझ में आ गया होगा। साइन थीटा पी अपॉन एच लिख दिया। लेकिन बात किसके लिए हो रही है बेटा? बी एंगल के लिए। तो बी ये है, बी एंगल ये है। जब बी एंगल ये है तो बेटा इस एंगल के सामने ये क्या बन जाएगा बेटा? जो भी एंगल पूछा जा रहा है उसके सामने वाला ये क्या बन जाएगा? पी बन जाएगा। ये तो एच फिक्स रहेगा और ये क्या बन जाएगा? बी रहेगा। तो साइन बी पी अपॉन एच, तो पी की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 और एच की वैल्यू कितनी है? 13। वहीं अगर मैं कॉस बी पूछूंगा, अब तो सारी बातें फिक्स हो ही जाती हैं। बेस क्या हो गया बेटा? 12, एच कितना हो गया? 13। टेन की बात करूंगा तो टेन बी कितना हो जाएगा? टेन बी पी अपॉन बी होता है, तो पी का मतलब हो गया 5 और बी का मतलब हो गया 12। साइन कॉस टेन कॉट बी की बात करूंगा तो कॉट बी कितना हो जाएगा? जरा ये समझना, कॉट बी टेन का उल्टा होता है, तो अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे सेक बी कितना होता है? सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, यानी कि 13 अपॉन 12। कोसेक किसका उल्टा होता है? रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, यानी 13 अपॉन 5। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हमें किसकी बात करना है बेटा? सी के लिए बात करना है। तो मैं इन्हें पहले रफ कर देता हूं, मैं पहले अब इन्हें रफ कर देता हूं। डायग्राम तो ये रहेगा भैया, ये तो बदल नहीं सकता। अब जरा देखिए, मैं एंगल सी के लिए बात कर रहा हूं, तो देखिए मैं जिस भी एंगल के लिए बात कर रहा हूं बेटा, तो उसके अपोजिट वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर बनेगी और बाकी क्या बेस रहेगा। और लॉन्गेस्ट साइड आप जानते ही हैं कि हाइपोटेन्यूज होती है। तो अब देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं सी एंगल के लिए बात कर रहा हूं। तो सी के जस्ट सामने वाली साइड क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। ये आपका बेस है और ये तो आपकी हाइपोटेन्यूज है ही है। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूंगा साइन सी, तो साइन सी बात तो पी अपॉन एच ही रहेगा, ये तो बदल नहीं सकता। तो साइन सी, सी पी कितना है बेटा? 12 और एच कितना है? 13। कॉस सी की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच। बी कितना है? 5 अपॉन 13। मैं अगर टेन सी की बात करूंगा तो टेन सी कितना हो जाएगा? टेन सी हो जाएगा बेटा हमारा P अपॉन बी। अब P कितना है बेटा मेरे पास में? P, भाई टेन सी क्या है? P अपॉन बी तो है, मैंने अभी बताया। टेन सी क्या है हमारा? P अपॉन बी। कॉट पूछता तो क्या होता बेटा? कॉट अगर पूछता तो आपका हो जाता क्या? B अपॉन P। क्लियर है नहीं क्लियर? चलिए टेन सी की बात कर रहा तो P अपॉन बी। अब P कितना मेरे पास में? 12 और B कितना है बेटा मेरे पास में? 5। अब आपको कुछ नहीं करना। कॉट सी अगर पूछा तो कॉट सी टेन का उल्टा है, तो 5/12। सेक सी की बात करूं तो सेक सी का मतलब कितना हो जाएगा बेटा? सेक सी का मतलब हो जाएगा आपका इसका कॉस का उल्टा, यानी कि 13 अपॉन 5। कोसेक सी की बात करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा? कोसेक सी साइन का उल्टा, यानी कि 13 अपॉन 12। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप करेंगे कि देखें कितने बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। देख लेते हैं कितने बच्चों को समझ में आती है चीज, कितने बच्चों को समझ में नहीं है। और सभी आंसर जरूर करेंगे होमवर्क का, जितने भी बच्चे हैं वो होमवर्क का आंसर जरूर देंगे। तो इनर ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल एट ए पर ही है बेटा, राइट एंगल एट ए पर ही है। इफ ए बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। ए बी कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। ए सी कितना दिया हुआ है बेटा? ए बी 5 दिया है, ए सी 12, बी सी 13। ए सी 12 दिया हुआ है और बी सी आपका 13 दिया हुआ है। फाइंड से आपको क्या बताना है? साइन बी बताना है, कॉस सी बताना है, कोसेक बी बताना है, कोसेक बी बताना है। ठीक है, ये तो कर देना है। साइन बी का, कॉस सी का, कोसेक बी की वैल्यू आपको मुझे निकाल कर बतानी है कि कितना कितना इसका आंसर आता है। फिर इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा जी। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में, अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपने
सिस्टर्स में, जितने भी दोस्त सर्कल में है, बहन है, भाई है, सबको